अगर आप भी म्यूजिक के शौकीन हैं, तो आपको मालूम होगा कि म्यूजिक अपने आप में मेडिटेशन या फिर किसी रिलैक्सिंग थेरेपी से कम नहीं है। आज के टाइम अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनना भले ही बहुत इजी है, बट एक टाइम ऐसा भी था जब अपने मनपसंद गानों को सुनने के लिए लोगों को अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर पायरेसी करके सॉन्ग्स डाउनलोड करने पड़ते थे। ऐसे में लोगों को रंगे हाथों पकड़े जाने का खतरा तो रहता ही था, लेकिन साथ साथ जिस आर्टिस्ट के सॉन्ग को चोरी छिपे डाउनलोड किया जाता था उसको भी भारी लॉस से गुजरना पड़ता था। लेकिन ये सिलसिला उस वक्त बंद हुआ जब म्यूजिक इंडस्ट्री में स्पॉटिफाई ने कदम रखा। ऐसे में न केवल आर्टिस्ट को बेनिफिट हुआ बल्कि लोगों को भी फ्री म्यूजिक सुनने का जरिया मिल गया। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ करने के बाद भी आज स्पॉटिफाई पर इलीगल तरह से कई सारे आर्टिस्ट का म्यूजिक चुराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्पॉटिफाई को भी हाल ही में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज को क्यों फेस करना पड़ रहा है और आखिर क्यों इस कंपनी को इलीगल तरीके से वर्क करने के लिए ब्लेम किया जा रहा है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो स्वीडिश ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई के बारे में न जानता हो। 2006 में लॉन्च किए गए इस म्यूजिक प्लेटफॉर्म के आज के वक्त 217 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इनमें से 100 मिलियन के करीब पेड यूजर्स स्पॉटिफाई पर एक्टिव हैं। बता दें कि स्पॉटिफाई की शुरुआत डैनियल एक और मार्टिन लोरेंजॉन ने स्टॉकहोम, स्वीडन में अक्टूबर 2006 के करीब की थी। डैनियल एक ने जिस वक्त स्पॉटिफाई को लॉन्च किया था उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल थी और 23 साल की उम्र में ही डैनियल अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी एडवर्टिगो को बेचकर मिलियनेयर बन गए थे। कम उम्र में अंधाधुन पैसा आ जाने के चलते डैनियल दिन रात पार्टी करते और इसी वक्त उन्होंने फरारी भी खरीद ली थी। लग्जरी लाइफस्टाइल और कम उम्र में अथाह पैसे के चलते किसी का भी दिमाग खराब हो सकता था। लेकिन डैनियल को इस दौरान रियलाइज हुआ कि इतना सब होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ के पर्पस को अब तक अचीव नहीं कर पाए। डैनियल बचपन से ही वर्कहॉलिक थे। यही वजह है कि 12-13 साल की उम्र में जहां ज्यादातर बच्चे अपने दिन का मैक्सिमम टाइम खेल कूद में बिताते थे, वहीं इस एज में डैनियल वेबसाइट डिजाइन करना सीख चुके थे और 13 साल की उम्र में वो एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए $100 चार्ज करते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ डैनियल की न केवल समझ बढ़ी बल्कि उन्होंने वेबसाइट बनाने के लिए मोटी रकम भी लेना शुरू कर दी। बता दें कि 18 साल की उम्र में डैनियल एक वेबसाइट बनाने के लिए $5000 के करीब चार्ज करते थे। डैनियल को समझ में आने लगा था कि वो इतना लोड अकेले नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को अपनी टीम में शामिल किया और उनको पे करने के बजाय डैनियल उनको वीडियो गेम्स खेलने देने का लालच देते थे। खैर, जैसे जैसे डैनियल की सोच खुलती गई, उन्होंने कुछ बड़ा करने का मन बना लिया और उन्होंने फाइनली गूगल में अप्लाई करने की सोची। पर हाथ में डिग्री न होने के चलते डैनियल को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। गूगल से रिजेक्शन के बाद डैनियल ने पहले गूगल को टक्कर देने के लिए खुद का सर्च इंजन बनाने की कोशिश की, लेकिन किन्हीं रीजंस के चलते डैनियल ने अपना ये आइडिया ड्रॉप कर दिया और उन्होंने कई सारे बिजनेस आइडियाज पर वर्क करने की कोशिश की, पर उनकी हर कोशिश खराब गई। ऐसे में फाइनली उन्होंने अपने एक बिजनेस को TradeW को बेचा, जिससे उन्होंने $1 मिलियन के करीब कमाया। बचपन से ही म्यूजिक के शौकीन डैनियल म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। डैनियल एक कुछ ऐसा करना चाहते थे कि लोग म्यूजिक को फ्री में एक दूसरे को आसानी से शेयर कर सके और पायरेसी का भी कोई इशू ना हो। ऐसे में जब डैनियल ने न केवल इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया बल्कि डैनियल ने अपने नए प्लेटफॉर्म यानी स्पॉटिफाई के चलते नए और पुराने आर्टिस्ट के एल्बम्स और सॉन्ग्स को स्पॉटिफाई में शामिल करके आर्टिस्ट को पैसा देना भी शुरू कर दिया। बता दें कि शुरुआत से लेकर अब तक स्पॉटिफाई एड्स के जरिए पैसा कमाती है और इसी पैसे का कुछ हिस्सा आर्टिस्ट को दिया जाता है। इस तरह डैनियल और उनकी टीम ने मिलकर म्यूजिक इंडस्ट्री से पायरेसी को खत्म कर दिया। डैनियल और मार्टिन ने 2006 के करीब अपने पहली मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद बेहतर से बेहतर कोडर्स को हायर करने की कोशिश में लग गए और ये काम डैनियल और उनके साथी किसी रिकॉर्ड कंपनी में जाने से पहले पूरा करना चाहते थे। बता दें कि रिकॉर्ड कंपनीज के पास जाकर डैनियल और उनके साथी स्पॉटिफाई पर इन कंपनीज के द्वारा बनाए गए सॉन्ग्स को यूज करने के लिए लाइसेंस और कॉपीराइट से जुड़ी चीजों के बारे में नेगोशिएट करना चाहते थे। इसके साथ ही डैनियल ने आर्टिस्ट को ये भी वादा किया था कि उनके एल्बम्स और सॉन्ग्स स्पॉटिफाई पर ऑन बोर्ड रहेंगे।
पर इत्तेफाक से डैनियल ऐसा कुछ भी करने में फेल रहे और इसी वजह से दिन पर दिन उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मेन रीजन था उस टाइम पर म्यूजिक इंडस्ट्री को पायरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना। बता दें कि 2006 या उससे पहले दुनिया भर के लोग नैपस्टर और प्राइवेट बे जैसी वेबसाइट्स पर फ्री म्यूजिक बड़ी ही इजीली डाउनलोड कर लेते थे। ऐसे में कॉमन पीपल को म्यूजिक भले ही फ्री में मिल जाता था, पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी था कि फ्री में म्यूजिक डाउनलोड करने की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ आर्टिस्ट को भी लॉस उठाना पड़ता था। ऐसे में डैनियल और उनके फ्रेंड ने पायरेसी के इशू को सॉल्व करने के लिए फाइनली स्पॉटिफाई को मार्केट में लॉन्च किया और आज के वक्त स्पॉटिफाई पर 40 मिलियन से भी ज्यादा सॉन्ग्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इस म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर हर रोज हजारों गाने रिलीज होते हैं। बट इतना सारा कंटेंट होने के बावजूद और म्यूजिक इंडस्ट्री पर रूल करने के बाद भी कई सारे म्यूजिशियंस की शिकायत है कि स्पॉटिफाई मोस्टली आर्टिस्ट को बहुत ही कम पे करता है और यही वजह है कि आज के वक्त ज्यादातर आर्टिस्ट स्पॉटिफाई से अपने सॉन्ग्स हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, #डिलीट स्पॉटिफाई का ट्रेंड वायरल होते ही बड़े बड़े पॉडकास्टर्स के साथ साथ कई सारे सेलेब्स ने भी स्पॉटिफाई के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। इन सेलेब्स में प्रिंस हैरी और मेगन जैसे लोग भी शामिल हैं। इसी बीच स्पॉटिफाई को आयरॉनिकली शुरुआती दिनों में अपने प्लेटफॉर्म्स को रन करने के लिए हजारों इलीगल सॉन्ग्स डाउनलोड करके इस म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पड़े और इत्तेफाक से डैनियल की टीम म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों को स्पॉटिफाई के प्रोसेस को समझाने में अनसक्सेसफुल रही। ऐसे में डैनियल को मजबूरी में $1 मिलियन की पायरेटेड म्यूजिक अपने प्लेटफॉर्म पर यूज करनी पड़ी। ऐसे में डैनियल की टीम ने स्पॉटिफाई को लॉन्च करने के लिए दिन रात एक कर दिया। कुछ ही महीनों के अंदर स्पॉटिफाई का फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया। बेहतरीन प्लेलिस्ट फीचर्स, आर्टिस्ट पेजेस और एल्बम्स के साथ साथ स्पॉटिफाई के दूसरे फीचर्स को लोगों के सामने इस तरह से पेश किया गया था कि पहली नजर में ही स्पॉटिफाई ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इनफैक्ट स्लो इंटरनेट स्पीड के बावजूद भी लोगों ने पहली बार एक ऐसा अनोखा फीचर देखा कि किसी सॉन्ग को सुनने के साथ साथ आप दूसरे सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते थे। इसके अलावा एक सॉन्ग खत्म होते ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होने वाला फीचर भी स्पॉटिफाई की ही देन है। इसके अलावा फीडबैक इनवाइट के अलावा स्पॉटिफाई ने लोगों के सामने और भी ऐसे फीचर्स रखे जिससे दिन पर दिन स्पॉटिफाई के यूजर्स बढ़ते गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी डैनियल्स अभी भी परेशान थे क्योंकि एक तरह से उनकी शुरुआत ही इलीगल तरीके से हुई थी और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल्स अभी भी उनकी पहुंच से दूर थे। इनमें सोनी, वार्नर और यूनिवर्सल मेन थे। ऐसे में डैनियल ने दुनिया भर के सभी बड़े म्यूजिक लेबल्स और कंपनीज के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, पर हर बार उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। ज्यादातर बड़ी म्यूजिक कंपनीज फ्री म्यूजिक फंड सुनकर डील को मना कर देती थी। हालांकि डैनियल ने इन कंपनीज के सामने बार बार ये बताने की कोशिश की कि हमारा प्लेटफॉर्म आम जनता के लिए मुफ्त में है, पर इन पर आने वाले एड्स से मिलने वाले पैसे का बड़ा प्रतिशत हम आपको देंगे। ऐसे में ना चाहते हुए भी डैनियल को स्पॉटिफाई का पेड वर्जन लॉन्च करना पड़ा और फिर जाकर ये निर्धारित हुआ कि एड्स और पेड वर्जन से मिलने वाले पैसे का करीब 70% हिस्सा रिकॉर्ड और म्यूजिक लेबल्स को मिलेगा। इसी बीच 2008 में स्पॉटिफाई के हिस्से में एक गुड न्यूज है। स्पॉटिफाई यूएस के साथ नेगोशिएट करने में सक्सेसफुल रहा था। यही वजह रही कि 2008 के करीब अक्टूबर मंथ में फाइनली स्पॉटिफाई को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और लॉन्च होते ही स्पॉटिफाई ने इलीगल डेटा को रिमूव करने की शुरुआत की। और अब भी स्पॉटिफाई की दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी क्योंकि इसी बीच म्यूजिक इंडस्ट्री से लाइसेंस को लेकर स्पॉटिफाई को लगातार थ्रेट्स मिल रहे थे। जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा पेड यूजर्स को एंगेज करने पर कंसंट्रेट किया जा रहा था। ऐसे में इंजीनियर्स के पास कोई चॉइस नहीं थी। इसी बीच मेटालिका, बीटल्स, पिंक फ्लॉयड और बॉब डिलन जैसे आर्टिस्ट ने न केवल स्पॉटिफाई के अगेंस्ट बयानबाजी की, बल्कि इन आर्टिस्ट ने स्पॉटिफाई के म्यूजिक कैटलॉग से अपने सॉन्ग्स भी वापस ले लिए। कहा तो यहाँ तक गया कि स्पॉटिफाई ने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों की मदद से खुद को तो ऊपर उठा लिया, पर स्पॉटिफाई से उनको किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही स्पॉटिफाई के बारे में ये भी अफवाह उड़ी कि उस प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे कलाकार हैं जिनका असल में कोई अस्तित्व नहीं है और इन्हीं अननोन आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को जानबूझकर स्पॉटिफाई पर ज्यादा चलाया जा रहा है ताकि मशहूर सिंगर्स की बजाय लोगों का इन अननोन आर्टिस्ट पर ध्यान जाए और पेड मेंबरशिप वाले आर्टिस्ट का परसेंटेज कम बने ताकि फेमस आर्टिस्ट को स्पॉटिफाई को कम से कम पैसे देने पड़े। कहा तो यहाँ तक गया कि आने वाले समय में एआई का यूज करके स्पॉटिफाई नए तरीके के गाने बनाकर खुद का पैसा बचाने की कोशिश करेगा।
इसके अलावा स्पॉटिफाई पर जो रोगन की पॉडकास्ट को प्रमोट और इस पॉडकास्ट पर करोड़ों रुपए खर्च करने का भी इल्जाम लगाया गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एक समय पर स्पॉटिफाई को बुरा भला कहने वाले ज्यादातर आर्टिस्ट ने इस प्लेटफॉर्म पर वापसी की, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में उन्हें स्पॉटिफाई पर अच्छा पैसा मिल रहा था। इतने सारे इल्जाम लगने के बावजूद भी विवादों ने इस म्यूजिक प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा और यही वजह रही है कि अभी कुछ साल पहले ही स्पॉटिफाई ने एप्पल पर इल्जाम लगाया कि एप्पल म्यूजिक जानकर स्पॉटिफाई के अपडेट्स को बहुत ही स्लो रन करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी स्पॉटिफाई आज के वक्त न केवल लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है, बल्कि अभी हाल ही में इस म्यूजिक प्लेटफॉर्म ने फेसबुक के साथ दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी अपने साथ जोड़ा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।